सो हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी लर्न विथ कोच। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं जो कि एसएससी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में मैं अपना स्कोर शेयर करने वाला हूँ। किसका? जो सीजीएल एग्ज़ाम हुआ था प्री का, तो उसमें मेरे कितने स्कोर बने थे और कितने मतलब क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, वो सारे चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कितना 93 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। ठीक है, और 7 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। उसमें से मेरे टोटल क्वेश्चन कितने 76 क्वेश्चन सही हुए थे। ठीक है, और इनकरेक्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो मेरे 17 क्वेश्चन मतलब गलत हो गए थे। तो ओवरऑल बात किया जाए तो मेरा जो पॉजिटिव स्कोर था कितना, अगर हम 76 सही कर ले, क्योंकि एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो आपका 152 नंबर ऐसे पॉजिटिव स्कोर रहेगा। ठीक है, बट निगेटिव का भी यहाँ मार्क्स कटता है क्योंकि यहाँ पर 17 क्वेश्चन निगेटिव है, तो उसके लिए हाफ नंबर कट जाते हैं। ठीक है ना, पर क्वेश्चन। तो अगर कैलकुलेट करें तो मेरा 8.5 नंबर इसमें निगेटिव चल जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर दिखा रहा है कि मेरा पॉजिटिव मार्क्स कितना है 152। ठीक है, और निगेटिव मार्क्स कितना है 8.5 है। ठीक है, तो टोटल यहाँ मार्क्स अगर कैलकुलेट कर रहा है तो मेरा 143.5 बन रहा है, जो कि उस शिफ्ट के लिए मतलब सही है। मेरा जो शिफ्ट था वो मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर अब एक्यूरेसी की बात किया जाए तो 81.72 है, मतलब डिसेंट है। ठीक है, क्योंकि ये है कि मैंने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो वहाँ पर एक्यूरेसी थोड़ा सा गिट डाउन हो जाता है। ठीक है, बट ठीक है, ओवरऑल अगर माना जाए तो टोटल स्कोर ठीक है। तो अभी चलते हैं और कुछ डिस्कस करते हैं यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पर मैं जो भी मेरा स्कोर था सब्जेक्ट वाइज उसको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंग्लिश में मेरे 17 क्वेश्चन सही हुए थे और 7 क्वेश्चन गलत हुए थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन अनअटेम्प्ट था। तो टोटल मेरे मार्क्स बन रहे कितने 30.5। और वही हम बात करें किसका, रीजनिंग का, तो रीजनिंग में मेरे कितने 24 क्वेश्चन सही होते हैं और एक क्वेश्चन गलत होता है। मतलब मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, एक क्वेश्चन हो सकता है वो मिस्टेक की वजह से गलत हो गया हो। ठीक है, तो टोटल मेरे इसमें मार्क्स कितने बन रहे हैं 47.5। और वही हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में मेरा अटेम्प्ट कितना रहा 19 + 4, मतलब 23 क्वेश्चन तो मैंने अटेम्प्ट किए थे, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, जिसमें से 19 क्वेश्चन सही हो जाते हैं और 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जिसके रीजन से मेरा ओवरऑल स्कोर मैथ्स में 36 बनता है। ठीक है, और हम बात करते हैं जीके के। ठीक है ना, तो जनरल अवेयरनेस में मैंने कितने 21 अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, जिसमें से 16 क्वेश्चन सही हो जाता है और 5 क्वेश्चन गलत हो जाता है, और 4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है क्योंकि अगर नहीं पता है तो आप वहाँ पर क्वेश्चन को छोड़ने में ही आपकी भलाई रहेगी। ठीक है, तो टोटल स्कोर आप माने तो यहाँ पे 29.5, जो कि एक डिसेंट स्कोर माना जाता है जीके जीएस में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर में मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था इसका। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि आपका प्रैक्टिस। ठीक है ना, कोई भी एग्ज़ाम ले ले, प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ टेस्ट वगैरह, जैसे आप टेस्ट लगाते हैं मॉक टेस्ट वगैरह, वो चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या करना है कि जो भी आपका मतलब वीक पॉइंट है, वीक सब्जेक्ट हो, तो उसका आपको क्या करना है कि पहले तो पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ने के बाद उस पर क्वेश्चन लगाने हैं, जितने भी आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं उतने लगाइए। उसके बाद अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो उसमें आपको जैसे क्या है ना कि उसमें आपको पार्ट टेस्ट भी मिलता है। ठीक है, पार्ट टेस्ट में आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, जैसे कोई भी आप चैप्टर पढ़ लिए, तो उसका आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि हाँ मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, मतलब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। अगर नहीं जा रहा हूँ तो वहाँ आपको थोड़ा सा और रिवीजन बोल सकते हैं, या नहीं तो
जो भी कंसेप्ट वगैरह है उसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये तो क्या है कि ये रीजनिंग पे अप्लाई होता है और ये मैथ्स पे अप्लाई होता है, ठीक है। क्योंकि आपको बस कोई भी चीज़ अगर नहीं आ रहा है तो उसको पढ़ लेना है और बाकी उस पर प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आप इंग्लिश का पूछे तो इंग्लिश के लिए क्या है ना कि आपको क्या करना है कि जो भी एक तो क्या है ना कि उसमें पैराग्राफ वगैरह भी होते हैं, चाहे वोकैब का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपका वोकैब अगर अच्छा हुआ है, ठीक है ना, अगर वोकैब आपका अच्छा है तो बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपको वोकैब को ठीक करना है, ठीक है, इंग्लिश के लिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ग्रामर को भी ठीक करना है। ग्रामर से मतलब जो भी आपका ग्रामर, नरेशन, वॉइस, टेंस वगैरह जो भी आता है ना, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ फिर जो भी रूल्स वगैरह है, जैसे आपके एरर में क्वेश्चन मिलते हैं ना, तो जो भी रूल्स है आप उसको फॉलो कर सकते हो, याद कर सकते हैं कि हाँ ये रूल्स, क्योंकि उसमें क्या है ना कि जो एरर के क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आपको फायदे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं किस पे, जनरल अवेयरनेस पे। तो कि जनरल अवेयरनेस तो वैसे भी मतलब ज़्यादा वाइड इसमें क्या है कि सिलेबस वगैरह है। तो आपको क्या है ना कि इम्पोर्टेंट जो भी चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर उसको कवर करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको जो करेंट अफेयर्स है ना, करेंट अफेयर उसको भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। जैसे आप मंथली देखिए, डेली का कोई ज़रूरत नहीं है, मंथली 6 मंथ का तो कंप्लीट होना चाहिए जो भी एग्जाम से आप पहले दे रहे हैं। उससे क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो मतलब क्लियर हो ही जाते हैं, ठीक है। तो इस बातों पर ध्यान देना आपको, करेंट अफेयर वगैरह पे। फिर आपका जो भी सिलेबस में है, जैसे आप हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, तो इन सारे जो भी सब्जेक्ट है इनको तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, ठीक है। उसको रिवाइज करते रहना है। मेन इसका यही फंड है कि आपको रिवाइज करते रहना है। और बाकी जनरल अवेयरनेस में वही होता है कि चीज़ों को थोड़ा बार बार पढ़ते रहना पड़ता है, क्योंकि क्या है ना कि आप ही के साथ नहीं, सब लोगों के साथ वही होता है कि अपन चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है। कुछ दिन के लिए याद रहता है बट जैसे भूल जाते हैं, तो वैसा होता है, नॉर्मल है, इंसान के साथ होता ही रहता है। तो आपको क्या करना है कि बार बार मेनी टाइम्स आपको जैसे रिकॉल करना होता है। जो भी चीज़ आप पढ़े तो उसको पढ़ लीजिए दोबारा। तो बस यही चीज़ था, मतलब आपको प्रैक्टिस करते रहना है और एग्ज़ाम देते रहना है, डरना नहीं एग्ज़ाम वगैरह से। तो चलिए हम अब रैंक अपना दिखा देते हैं कि रैंक कितना आ रहा था मेरा जिस पर रैंक IQ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो रैंक है यहाँ वो कितना 16,627 बन रहा था, कितने में, 1,27,950 लड़के में। और कैटेगरी रैंक मेरा 7451 है। और शिफ्ट रैंक कितना है आप देख सकते हैं 567 है। और यहाँ पर शिफ्ट कैटेगरी रैंक मतलब दोनों ऐड कर दिया, मर्ज किया, तो वह 261 है। बट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो नॉर्मलाइजेशन के बाद रैंक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है उसका रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो रीज़न यही है कि जैसे वो डिपेंड करता है कि आपका शिफ्ट कौन सा था। जैसे मेरा शिफ्ट आप देख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम हुआ था मेरा शायद 13 मार्च को ही हुआ था, ठीक है, 13 मार्च लास्ट 4th शिफ्ट में। तो क्या है ना कि जैसे एग्ज़ाम के लेवल पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, अगर वो हार्ड होगा तो क्या है, हार्ड का मतलब फिर आपका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ेंगे वो ज़्यादा बढ़ेंगे भाई, सिंपल सी बात है। अगर वही आपका इजी हो जाएगा तो थोड़ा कम बढ़ेगा, लेस बढ़ेगा। तो वही है, देखिए जैसे मेरा 143.5 आया, ठीक है, तो उसमें अप्रोक्स कितना +10 का इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब एक एवरेज शिफ्ट मान सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसा नहीं था कि बहुत हार्ड नहीं था, ठीक है। और कितने बहुत लोग का तो यहाँ पर कितना 2020 भी बढ़ा है नंबर। मतलब अगर मैं वही बता रहा हूँ कि अगर हार्ड शिफ्ट रहेगा तो ऑब्वियस ही बात है वो नंबर बढ़ने वाला ही है, ठीक है। तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। तो अब मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ अप्रोक्स कितना जा सकता है। तो देखिए क्या है ना कि इस बार कितना
4,500 वैकेंसी है। तो अगर 10 गुना बच्चों को बुलाया जाए तो वही 40 से 45,000 बच्चों को यहाँ पे मेंस के लिए बुलाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेट वही जो प्रीवियस ईयर का जो भी आपका कटअप था ना, वही रहने वाला है, आस पास ही। जैसे 140 तक ना, 140 के आसपास था यूआर का, ठीक है। और वही 140 के आसपास ही रहेगा ओबीसी का। फिर आप उसके नीचे जो भी पिछले साल वाला था वो उसको आप रेफर कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा नॉर्मलाइज स्कोर। मतलब नॉर्मलाइज स्कोर वही होता है कि आपके शिफ्ट के एवरेज पे डिपेंड करता है कि कितना शिफ्ट के उस शिफ्ट में कितने बचे हुए, कितना गया है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि जैसे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए, चाहे मेरे वीडियो क्यों देखना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा यहाँ पर गाइड कर दूंगा कि हाँ मेंस का एग्जाम का जो प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है ना। वैसे मैं भी दूंगा, ऐसा बात नहीं है, बट तो ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ कि मैं क्या है ना कि कंप्यूटर जो भी आपका एग्जाम में कंप्यूटर का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए एक सीरीज बनाऊंगा, ठीक है ना। सीरीज में क्या है कि डेली, मतलब डेली क्या, जब मैं वीडियो डालूंगा तो उसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में। और मेरा टारगेट है कि कम से कम 10 लेक्चर तो वैसा हो, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करता है। तो कम से कम आपको 200 से 300 या ज़्यादा ही, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ही, इससे ज़्यादा भी करा सकता हूँ। मतलब जो भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको अपन कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपका रिक्वेस्ट होगा कि हाँ थ्योरी भी थोड़ा कवर कर लेंगे तो थ्योरी का भी मैं करा दूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि मैंने बीटेक कहाँ से, बीटेक एनआईटी इलाहाबाद से किया है, ठीक है ना, एनआईटी इलाहाबाद से। और मेरा ब्रांच भी आईटी ही था, जैसे वो सिमिलर टू कंप्यूटर साइंस होता है, तो मेरे को थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कंप्यूटर थोड़ा बहुत पढ़ा भी सकता हूँ, और जो भी एमसीक्यू वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो आपको करा भी सकता हूँ, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं टेलीग्राम का एक लिंक दे दूंगा चैनल का, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट वगैरह हो व्हाटएवर आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।